नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आज बात करेंगे उमेशपाल हत्याकांड की। दरअसल उमेशपाल के हत्यारों को तो यूपी पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन हत्याकांड में हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अतीक अहमद की खूनी मंडली का कोड डिकोड किया गया है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद ने उमेशपाल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जेल से ही कोड दिया था और ये सभी कोड के जरिए ही बातचीत भी करते थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि माफिया अतीक अहमद के पास जेल में आईफोन था, जिसके जरिए ही वो अपनी खूनी मंडली से बात करता था। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको वो कोड दिखाते हैं जो कि अतीक ने अपने परिवार और साथियों को दिए थे। तो किस आरोपी का कौन सा कोड था, यह आप ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करिए। तो बड़े 006 ये अतीक अहमद का कोड, छोटे 007 ये है अशरफ का कोड। ये अशरफ को कोड दिया गया था। अंश अंडरस्कोर यादव 00 असद अहमद यानी अतीक का बेटा। ठाकुर 008 गुड्डू मुस्लिम बमबाज, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, उसका कोडवर्ड ठाकुर 008। XYZZ 1122 ये न्याज, उमेश की रेखी करने वाला शख्स न्याज, उसका कोडवर्ड ये दिया गया। बिहार टावर अरमान जो शूटर, उसको बिहार टावर कोडवर्ड दिया गया था। बिहार टावर कहकर उसको उसके साथी पुकारते। एडवो 010 सौलत हनीफ अतीक अहमद का वकील, वकील को भी ये कोडवर्ड अतीक अहमद ने दिया था। इसके बाद पतले 009 अली अहमद का ये कोड, जेल में बंद अतीक अहमद का बेटा, जिसका कोड पतले 009 अली अहमद। ये कोड दिए गए थे अतीक अहमद के तरफ से अपने साथियों को, अपने परिवार और अपने शूटर्स को। अतीक अहमद से जुड़े लगातार नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं और अब अतीक अहमद के कोड डिकोड हो गए हैं। वो कोड जो उसने अपने साथियों को दिए। उमेशपाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इन नए खुलासों का सबसे ताजा अपडेट ये है, इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। तो बहरहाल यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा तो कर रही है। पुलिस ने हत्यारों का एनकाउंटर भी कर दिया है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक फरार चल रही है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। उन सवालों पर एक नजर। अतीक को जेल में कैसे मिला मोबाइल? क्योंकि अतीक के पास आईफोन था, इस तरह की जानकारी सामने आई। सवाल यह बेहद अहम है कि आखिर अतीक अहमद तक यह फोन कैसे पहुंचा। सवाल नंबर 2, अतीक का साथ देने वालों पर कार्रवाई कब? अतीक का जिन लोगों ने साथ दिया उन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई पुलिस कर तो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। शाइस्ता परवीन की कब होगी गिरफ्तारी? यह इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल है। शाइस्ता परवीन कहां है और कब वो पकड़ी जाएगी? शाइस्ता को किसका मिल रहा है साथ? यह सबसे अहम सवाल कि आखिर शाइस्ता कैसे अभी तक पुलिस की नजरों से बची हुई है। सवाल यह भी है, लेडी डॉन फरार, कितने हैं मददगार? यह सवाल उन लोगों के लिए है जो कि अतीक अहमद और उसके बाद शाइस्ता परवीन की लगातार मदद कर रहे हैं। अतीक अहमद के केस में आखिर कौन कौन लोग शामिल, कौन कौन उसके साथी, कौन कौन शाइस्ता का साथ दे रहे हैं, ये अहम सवाल। तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस घूमेगी और इन्हीं सवालों के जरिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे अतीक अहमद से जुड़े इस नए अपडेट को।
और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। पूर्व डीजीपी एके जैन हमारे साथ हैं। एके जैन साहब, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डीपी शुक्ला हमारे साथ हैं। डीपी शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सर, आप दोनों के पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम वाराणसी चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जमील इस वक्त मौजूद हैं। जमील, अतीक अहमद के कोड डिकोड हुए हैं, क्या जानकारी और क्या ताजा अपडेट इस पूरे सिलसिले में? जमील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जमील, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, लगता है जमील तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम जमील के पास लौटेंगे। एके जैन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी हाँ, बिल्कुल साफ आवाज मिल रही है। सर, आप ही के साथ में शुरुआत कर रहा हूं। ये जो कोड सामने आए हैं, इन कोड्स को आप कैसे देख रहे हैं? और खबर यह भी है सर कि आईफोन मौजूद था अतीक अहमद के पास जेल के अंदर, और उस फोन के जरिए ही अपने पूरे नेटवर्क को चला रहा था, लगातार संपर्क में था अपने साथियों के साथ। सर देखिए, कोड वर्ड्स देना कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई सेंसिटिव ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है तो इस प्रकार के वर्ड्स वगैरह दिए जा सकते हैं। प्रोफेशनल गैंग है अतीक, कोई ये छुट भैया गैंग नहीं है। बहुत बड़े रजिस्टर्ड इंटर स्टेट माफिया हैं, तो दे सकते हैं, जिससे कि आपसी बातचीत में ये ना खुले कि किससे बात हो रही है जी। पर एक एक करके सब खुलासे होते जा रहे हैं। ये अच्छा है। गैंग में कौन कौन शरीक है, घटना में कौन कौन शरीक हैं, कौन कौन खास हैं जो कि इस घटना से जुड़े हुए थे, उनकी क्या क्या भूमिका थी, ये सब चीजें एक एक करके निकलकर सामने आ रही हैं। और मैं समझता हूं जो पूरा एक बड़ा एम्पायर अतीक एंड फैमिली और इन्होंने खड़ा किया था, तो धीरे धीरे एक एक करके डिकोड हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। और अभी तो ये लगातार बहुत समय तक चलेंगी। अभी तो बहुत सी बातें गैंग के बारे में, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज, इनके शूटर्स, बहुतों के नाम निकल कर आएंगे। अब वो मुंडी पासी का नया नाम आ गया है। धीरे धीरे लोग खुलेंगे, उनका भय कम होगा प्रयागराज में, आसपास के क्षेत्रों में, और वो पुलिस को लाभदायक सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। डीपी शुक्ला जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी, मिल रही जी सर, अभी कुछ कोड्स सामने आए हैं, जिन कोड वर्ड के जरिए अतीक के साथियों को पुकारा जाता था, या हम कहें कि आपस में वो लोग एक दूसरे को इस कोड वर्ड के नाम से जानते थे, ताकि किसी को असली नाम पता न लगे। उसके बाद खबर यह भी कि अतीक के पास मोबाइल भी मौजूद था। खबर यह भी आई थी सामने कि शबाना नाम की एक महिला लगातार अतीक से संपर्क कर रही थी जेल में जाकर। उसके बाद अब एक और नई महिला का चेहरा सामने आ गया, जो कि शाइस्ता की मददगार उसको बताया जा रहा है। ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इसलिए शायद इतने समय तक अपने पैर पसारता रहा कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कुछ लूप होल्स रहे। इस बात को आप कितना मानते हैं डीपी शुक्ला जी? देखिए, मैं बताऊं, जेल की स्थिति जो है, पहले, इसके पहले जो गवर्नमेंट रही है उसमें भी जेल की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया, योगी राज आया, तब से माना जाता था कि जेल में सुधार होगा और जेल में जो आपत्तिजनक वस्तुएं मिलती थी उसमें भी कमी आएगी। अब सोचिए कि साबरमती जेल की, खैर तो दूसरा राज्य है, अगर मैं यूपी के जेल भी कहूँ, तभी अभी बांदा और तमाम चित्रकूट में तमाम आपत्तिजनक स्थिति मिली, वस्तुएं मिली, और ऐसे लोगों की मुलाकाती के नाम पे खुलासा हुआ जो अनुचित था, नहीं होना चाहिए था। और साबरमती जेल से जो कांड हुआ, जेल से मोबाइल रखा जाना, आईफोन अतीक लगातार यूज कर रहा था, बाकायदे कोर्ट से बात की जा रही थी, इस पे कहीं कहीं तो रोक लगना चाहिए था। काश अगर ऐसा हुआ होता, जेल में ये मोबाइल व्यवस्था ना होती, ना सुविधा दी गई होती, तो हो सकता है कि शायद ये लोग अपना नजदीकी से बातचीत न कर पाते, सब मामला रुक सकता था। तो कहीं कहीं प्रशासनिक कोई कमी तो रही होगी इसमें, इससे नकारा नहीं जा सकता। अब रही बात जो मुंडी पासी कहा, मुंडी पासी धूमनगंज थाने की एचएस है, हिस्ट्री है, इस पे लगाम नहीं लगाई पुलिस, इस पे लगाम लगाना चाहिए था।
डिप्टी सीडर, जैसा कि AK जैन साहब को DGP काफी अनुभवी है और बहुत तेज तर्रार ईमानदार अधिकारी माने जाते रहे हैं। जी। और इनका जब DGP थे तो बड़ा सुधार था, इसमें दो राय नहीं, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो जेल में सुधार की और आवश्यकता है, ये मानना पड़ेगा। हम्म। अब रही बात मुंडी पासी की, मुंडी पासी सहायता की और अति की मददगार थी, अब भी पता चल रहा है, पहले पता नहीं था पुलिस को। अब जब ये घटना हो गई उमेश पाल की हत्या हो गई, तब ये सब उनके सामने आ रहा है। इससे पहले शबाना नाम की महिला, आप ही के चैनल ने उसका खुलासा किया था, शबाना नाम की महिला कौन है, उसके भी है। गुड्डी मुस्लिम अभी तक नहीं पकड़ा गया। गुड्डी मुस्लिम पकड़ने के लिए हालांकि एसटीएफ ने जाल बिछाया, अब उसको सफलता मिले, बताया जाता है कि सफलता से जो मिलेगी, अधिकारियों का भी कहना है। लेकिन जेल की जो स्थिति है उसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। जी ठीक है। AK जैन साहब, सर जेल की स्थिति में सुधार की आवश्यकता, अभी शुक्ला जी ने जो बातें कही उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? शाइस्ता परवीन जिसकी तलाश की जा रही है और अब सबसे मेन जो किरदार है वही है इस पूरे केस के सिलसिले में, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहना, गुड्डू मुस्लिम को अभी तक नहीं पकड़ा जाना, क्या बड़ी वजह इसके पीछे की आप मानते हैं? इसके पीछे मैं बड़ी वजह ये मानता हूं कि गैंग के ऊपर बहुत सीरियसनेस के साथ काम नहीं किया गया। जी। पुलिस को ये गलतफहमी थी कि अतीक के सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त हो गई हैं, नष्ट की गई हैं, तो वो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया होगा, ये गलतफहमी थी। और उसने मोबाइल में वहां पे जेल में रहते हुए साबरमती जेल में मोबाइल फोन भी वहां के जेल कर्मियों के साथ सांठगांठ करके प्राप्त कर लिया। यही स्थिति या इससे भी बदतर स्थिति बरेली जेल की थी, जहां पर अशरफ मौजूद था और वो हमलावरों से मिल रहा था, बाकायदा वहां पार्टीज होती थी। जी। ये सब शर्मनाक इंस्टेंसेस हैं और ये दिखाते हैं कि जेल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत कुछ सुधार किया जाना अभी बाकी है। जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा कि चित्रकूट की जेल, बांदा की जेल, कई इंस्टेंसेस ऐसे आ चुके हैं। बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत सख्ती किए जाने की आवश्यकता है। जो पहले एक अपराधियों का और जेल कर्मियों का एक अनहोली नेक्सस होता था, इसको तोड़े जाने की जरूरत है। 3-3 साल के ऊपर कर्मचारियों के ट्रांसफर दूरस्थ स्थानों पर किए जाने चाहिए। जिन क्वार्टर्स में वहां पे सालों साल से बने हुए हैं वो खाली कराए जाने चाहिए। ये सब अड्डे बन गए हैं। जी। नई भट्टियां होनी चाहिए। जो वहां पे कमी चल रही है स्टाफ की जेल में, उसकी कमी की पूर्ति किया जाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जेलें बहुत ठसाठस भरी हुई हैं, कैपेसिटी से ज्यादा उसमें बंदी हैं और फोर्स जो सैंक्शन एलोकेशन है उससे कम है। इस स्थिति को भी दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। जेल स्टाफ को सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्य को ढंग से अंजाम दे सकें। रही बात इसकी कि जो गुड्डू मुस्लिम है, शाइस्ता परवीन है और परिवार के सदस्य हैं, अशरफ की पत्नी है, जो सब फरार हैं, इनका शीघ्र पकड़ा जाना नितांत आवश्यक है। इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पुलिस की गिरफ्त में आने चाहिए, जेल में रहने चाहिए। इनके पकड़े जाने से बहुत सी बातों का पता चलेगा। हालांकि बहुत सी बातें इंटरोगेशन में STF को और प्रयागराज पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, SOG को, सबको पता चल चुकी हैं, उस पर कार्य चल रहा है। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्तियां धीरे धीरे पता लगाई जा रही हैं। ये एक अच्छा कदम है। गैंग के ऊपर लंबे समय तक काम करना होगा, तब जाके गैंग पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न होगा। अन्यथा फिर रीग्रुप कर सकता है और फिर कहीं कोई घटना कारित कर सकता है सरेंडर करने से पहले। सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं और जो अपडेट आ रहे हैं वो भी हम सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उमेश पाल को सिक्योरिटी भी दी गई, तो क्या पुलिस सिक्योरिटी देकर निश्चिंत हो गई थी? क्योंकि बाकायदा रैकी की गई है उमेश पाल की, उसके बाद इस पूरी घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है, तो क्या ये एक बड़ी नाकामी के तौर पर इसको देखा जाए? क्योंकि चर्चा में इस पर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब ये कोडवर्ड सामने आए हैं, इसमें नियाज एक शायद नाम है, जो रेकी उसने की उमेश पाल की, तो क्या हम निश्चिंत हो गए थे कि अब कुछ नहीं होगा? देखिए, एक बात तय है कि अगर इतनी संख्या में हमलावर हों और वो तय कर लें
कि हमें किसी को मौत के घाट उतारना है जी तो उतारा जा सकता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है। जी। बहुत से बड़े बड़े वीआईपीज मारे गए हैं जिनके पास अत्यधिक सुरक्षा थी। अगर कमिटेड, इस तरह के कमिटेड जो किलर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जी जब वो ऑपरेशन प्लान करते हैं सोच समझ के करते हैं, क्योंकि अतीक का बेटा भी उसमें सम्मिलित था, इसलिए वो कतई नहीं चाहेंगे कि कोई हमलावर भी मारे जाएं पुलिस के हाथों। बिल्कुल। 2 गनर क्योंकि थे, इसलिए उन दोनों गनरों को भी मारा जाना नितांत आवश्यक था उनके लिए, क्योंकि अगर वो ना मारे जाते तो वो पलटवार करते और हमलावरों में भी कई मारे जा सकते थे। जी तो ऑपरेशन काफी सोच समझ के प्लान था। लंबे समय तक इसकी तैयारी की गई होगी और इसकी भनक प्रयागराज पुलिस को ना लगना, मैं पहले भी कई चैनल्स पे कह चुका हूं, इसको मैं एक चूक मानता हूं, जी। जिसका खामियाजा हमने 2 यंग गनर अपने खोकर उठाया। उमेश पाल जो है वो एक अतीक के लिए एक वर्चस्व की लड़ाई का एक हिस्सा बन गया था। वो भी जमीनों के धंधे में था और वकालत भी, वकील तो था ही। तो एक 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 खौफ का एक दोबारा एक कायम करने की बात थी कि हम कोई ऐसी घटना कारित कर दें जिससे कि पूरे प्रयागराज और आसपास में संदेश चला जाए कि अतीक अभी जिंदा है। जी पर ये उसके पार्ट पर मिसकैलकुलेशन था और उसको ये गलतफहमी थी कि इसमें बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जो कार्रवाइयां हुई हैं सबके सामने हैं, स्वागत योग्य हैं और मेरे ख्याल से अभी तो कार्रवाइयां कई महीने और चलेंगी। अभी तो कमीशन सेटअप होगा, जी उसमें सब रिकमेंडेशंस आएंगे, बहुत से ऐसे फरियादी निकलकर सामने आएंगे जिनकी जमीनें, मकान, प्रॉपर्टीज इन्होंने औने पौने दामों पे लिखा ली या कब्जा कर ली, उन सबको रेस्टोर किया जाएगा। जैसे जैसे कार्रवाइयां होंगी, पब्लिक का विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल। डीपी शुक्ला जी, ये अभी जैन सर ने जो बातें कही बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अतीक ये बताना चाहता था कि वो अभी है और उसका वर्चस्व क्या है, वो कैसे अभी प्रयागराज पर राज करता है। लेकिन ये घटना बताती है और अतीक और शाइस्ता की बातें बताती हैं कि अतीक के लिए उमेश पाल को मारना कितना जरूरी था कि उसने अपने बेटे असद को भी इस काम में लगा दिया। जबकि ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि शाइस्ता और अतीक की जब बातचीत हुई तो शाइस्ता ने कहा कि असद को इस मामले में नहीं फंसाना चाहिए था। अतीक ने यह भी कहा कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। तो ये बहुत जरूरी था अतीक के लिए और इतना जरूरी था कि उसने अपने बेटों को भी इस काम में लगा दिया। शुक्ला जी, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें तो हालांकि अभी एक डीजीपी जैन साहब ने भी बताया कि पुलिस की चूक, इन्होंने स्वीकार किया, ये भी मानते हैं पुलिस की चूक है। घटना हो जाने के बाद जितनी सभ्यता पुलिस दिखाती है, अगर पहले से ठीक रहा है, सक्रिय रहा, अलर्टनेस हो, और हालांकि इस समय पुलिस के पास इतना आधुनिक उपकरण दिया गया है, इतना संसाधन है, उसके बावजूद भी ये लोग आपस में बात करते रहे और उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी भनक करने लगी। एसटीएफ एजेंसी है और सुरक्षित एजेंसी है। एसटीएफ का नाम यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में, देश में पूरा उत्तर प्रदेश एसटीएफ का नाम है। बावजूद इसके कहां से चूक हुई, एसटीएफ को भी चूक मानना चाहिए। और इलाहाबाद कमिश्नरेट बना, कमिश्नरेट बनने के बाद सबसे पहली बड़ी घटना ये मानी जाती है वहां की कि अतीक इस पर हावी रहा, अतीक अपने मंसूबे पर कामयाब रहा। आप सोचिए कि नियाज जो उसका शूटर है, नियाज से कई बार साबरमती जेल से अतीक बात करता रहा, कोड जो उसको दिया गया था, और पूछा गया कि काम हो गया कि नहीं हो गया, नियाज ने कहा नहीं जी भाई मर गया, इस टाइप की कोर्ट में बात किया। अब एसटीएफ को सारी चीजें मालूम हो गई। अगर एसटीएफ या वहां की जो क्राइम ब्रांच है, जो कमिश्नरेट पुलिस है, पहले से इस पर ज्यादा ध्यान देती, क्योंकि अतीक इलाहाबाद का माना जाना अपराधी और माना जाना शख्स था वहां का, उस पर अगर ध्यान देती तो कहीं कहीं चूक पुलिस की है, ये मानना पड़ेगा। जी ठीक है सर। इस वक्त प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दर्शकों के लिए ताजा अपडेट हम आपसे चाहेंगे इस पूरे केस पर, क्योंकि अभी कुछ कोड सामने आए हैं और बहुत सारी जानकारियां भी मिली हैं, चाहे वो अतीक के पास फोन से जुड़ी हुई हो या फिर बाकी हो। विकास, क्या और इनपुट आपके पास है? देखिए, साफ तौर पर लगातार जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तब से इस जानकारी सामने आ रही थी कि अतीक अहमद
गुजरात के साबरमती जेल से अपने भाई अशरफ बरेली जेल में जो बंद था उससे बातचीत किया करता था। जी। फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत किया करता था। सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत हुई थी, और उसके बाद साफ तौर पर जिस तरीके से फिर एक कोडवर्ड के जरिए जो बातचीत हुई थी, जिसमें अतीक अहमद, अशरफ, अरशद और जो उसका वकील खान, सौलत हनीफ, सभी कोडवर्ड के जरिए आईफोन के जरिए बातचीत किया करते थे। आईफोन में एक फेस टाइम ऐप होता है, उसी से ये बातचीत हुई थी। हालांकि लगातार जिस तरीके से बताया जाता है कि जितने भी मददगार थे, जो शूटर थे, जिनसे भी बातचीत हुई थी अतीक जी। से, वो सभी इन्हीं कोडवर्ड के जरिए बातचीत किया करते थे। लगातार शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। शाइस्ता परवीन को जिस तरीके से अभी तक जानकारी सामने आई थी कि मुंडी पासी ने संरक्षण दिया था, अब मुंडी पासी खुद मीडिया के सामने आती हैं और बयान देती हैं कि वो अतीक और अतीक के परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं है, अतीक ने खुद उसके भाई की हत्या की थी। तो ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो लगातार उठना लाजमी है। प्रयागराज पुलिस जब से कमिश्नरेट लागू हुआ तब से बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटना पे घटना को अंजाम दिया जा रहा है, अभी तक किसी भी तरीके को कोई सफल अनावरण नहीं किया गया है। यूपीएसटीएफ लगातार छापेमारी की जा रही है। शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार अफवाहें फैले कि वो प्रयागराज या किसी सक्षम न्यायालय में उत्तर प्रदेश के वो सरेंडर कर सकती है, लेकिन सरेंडर की जो प्रक्रिया होती है कि संबंधित थाने से एक आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत कराई जाती है, लेकिन जो शाइस्ता परवीन है उसकी अधिवक्ता है, किसी भी तरीके की कोई सरेंडर एप्लीकेशन नहीं डाली थी। लगातार जो 120B की मुलजिम है उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन के साथ ही जो डॉक्टर इखलाक नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, डॉक्टर इखलाक की पत्नी जो आयशा नूरी है, वो प्रयागराज जी। के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करती हैं कि वो सरेंडर करना चाहती है इस पूरे मामले में। तो साफ तौर पर उनके साथ उनकी बेटियां भी सरेंडर की अर्जी देती हैं। धूमनगंज पुलिस अभी तक आख्या रिपोर्ट नहीं भेजी है। लगातार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से आख्या रिपोर्ट तलब कराई जा रही है। तो साफ तौर पर जितने भी पहलू हैं लगातार छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लगातार जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा है वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, ना ही कोई जानकारी साझा करते हैं। जितनी भी जानकारियां चल रही हैं वो सभी सूत्रों के हवाले से जानकारी चल रही, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के कोई आधिकारिक बयान इस पूरी घटनाक्रम में नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विकास मिश्रा जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। क्योंकि समय अभी के लिए इतना ही। AK जैन सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और DP शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये वो कोड थे अतीक अहमद के जो उसने अपने साथियों को दिए, जिनको डिकोड हमने आज अपने इस प्रोग्राम में किया है। और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर रहेगा, इस पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।